Hello friends, in this video we are going to understand some MCQs which are from the genetics, and these MCQs are quite important for the exam point of view. Now we take the first question, that is A and B genes are linked. देखिएगा सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर गिवन है वो क्या है, वो लिंक्ड है, यानी कि यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है वो लिंकेज का है. A और B genes are linked. What shall the genotype of progeny in a cross between A, B, which are the capitals, and small a, small b, and यहाँ पर दोनों ही क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्मॉल a और स्मॉल b के साथ में है. यानी कि एक पेरेंट यहाँ पर हेटेरोजाइगस है और दूसरा पेरेंट जो है वहाँ पर होमोजाइगस है. और पूछा है कि इनके जीनोटाइप जो हैं जो प्रोजेनी के वो क्या हो सकते हैं. देखिएगा यहाँ पर हम बनाते हैं सबसे पहले पेरेंट्स के जीनोटाइप. जैसा कि इन्होंने कहा कि दोनों जीन क्या हैं, लिंक्ड हैं, यानी कि दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर लोकेटेड है. और इसका जो दूसरा क्रोमोसोम है जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्या है, वो स्मॉल a और स्मॉल b का है. ये हमारा इस पेरेंट का जीनोटाइप हमने यहाँ पर बना लिया है. अगर इसको हमने क्रॉस किया किसके साथ, जो कि एक होमोजाइगस है, स्मॉल a स्मॉल b, और जो इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है वो भी सेम है, दैट इज स्मॉल a एंड स्मॉल b. अब यहाँ से अगर हम गैमेट बनाएं तो यहाँ से जो हमारे गैमेट बनेंगे वो दो तरह के बनेंगे. ये हमें पता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और जो गैमेट बनेंगे वो गैमेट क्या होंगे, वो गैमेट होंगे कैपिटल A और कैपिटल B एक क्रोमोसोम्स पर, और जो दूसरा गैमेट होगा वो होगा स्मॉल a और स्मॉल b दूसरे क्रोमोसोम पर. और यहाँ से जो गैमेट बनेंगे वो गैमेट सिर्फ एक तरह का बनेगा और वो होगा स्मॉल a स्मॉल b, और ये एक क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं. यानी कि इसको जो क्रॉस कराया गया है वो इसके साथ क्रॉस कराया गया है. अब देखते हैं जब ये वाला गैमेट इस वाले गैमेट के साथ फ्यूज करता है तो जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, कैपिटल A कैपिटल B, और दूसरा है दैट इज स्मॉल a स्मॉल b. और यहाँ पर स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल a स्मॉल b, जब ये दोनों गैमेट, ये वाला और ये गैमेट आपस में फ्यूज होता है तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन आएगा. अब हम ये वाले जो जीनोटाइप हैं ये फाइंड आउट करते हैं ऑप्शन में कहाँ पर गिवन है. कैपिटल A कैपिटल ए आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो है, क्योंकि यहाँ पर एक ही पेरेंट में कैपिटल A है, तो दूसरा कैपिटल A कहाँ से आएगा, तो ये क्वेश्चन मार्क रह जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है. ये वाला ऑप्शन देखते हैं जो गिवन है, दैट इज कैपिटल A स्मॉल a. जी हाँ, कैपिटल A स्मॉल a गिवन है. कैपिटल B स्मॉल b वो भी गिवन है, कैपिटल B स्मॉल b भी यहाँ पे दिया है. स्मॉल a बिल्कुल ये स्मॉल a भी है, और स्मॉल b ये भी यहाँ पर गिवन है. तो ये वाला ऑप्शन जो है अभी तक हमारा करेक्ट हो जाता है. अब देखते हैं फिर यहाँ पर जो गिवन है वो है कैपिटल A, जो कि फिर से गलत है. कैपिटल A नहीं आ सकता, या कैपिटल B भी नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है. और नन ऑफ दीज नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बी जो है अवेलेबल है, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया है कि जो सिकल सेल एनीमिया है, दैट इज द सिकल सेल एनीमिया हैज नॉट बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द अफ्रीकन पॉपुलेशन बिकॉज. अफ्रीकन पॉपुलेशन से ये जीन एलिमिनेट क्यों नहीं होता है जो कि सिकल सेल एनीमिया को कॉज करता है. देखिएगा पहले तो हमें पता है कि जो सिकल सेल एनीमिया है ये क्या है, ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है. रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब हमें पता है कि अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो उसका एक्सप्रेशन नहीं आता है, और अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में है तो उसका एक्सप्रेशन आ जाता है. तो अगर हम देखें कि रिसेसिव डिसऑर्डर है, राइट, तो यहाँ पर हमें पता है कि ये HbA और ये हमारा HbS, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है. और इस कंडीशन में कभी भी जो पेशेंट है, जो पर्सन है, उसमें सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, ये एक कैरियर की तरह से एक्ट करेगा. लेकिन अगर ये कंडीशन बन जाती है HbS और HbS, तो ये इंडिविजुअल पॉपुलेशन से इलिमिनेट हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसकी डेथ हो जाएगी. और जब ये डेथ हो जाएगी तो ये जीन पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा. लेकिन इस कंडीशन में जब वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो ये इंडिविजुअल जब किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ मैरिज करे होगी और उसके बाद जब क्रॉसिंग होगी तो क्रॉसिंग में ये जीन और ये जीन आने की प्रोबेबिलिटी फिर से बन जाएगी.
राइट। और जब ये जीन फिर से आ सकता है तो ये डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर ये प्रोबेबिलिटी फिर से बन जाती है, यानी कि फिर से HbA और HbS बन जाता है, तो ये जीन अगली पॉपुलेशन में यानी कि अगली जनरेशन में फिर से कैरी ऑन हो जाता है। तो किसी भी जीन का किसी पॉपुलेशन में एग्जिस्टेंस होने का जो रीजन होता है वो होता है उसकी रिसेसिवनेस। तो यहां पर जो ऑप्शन है, बिकॉज सिकल सेल एनीमिया जीन इज कंट्रोल्ड बाय द रिसेसिव जीन एंड इट इज द रीजन बिहाइंड इट इज नॉट गोइंग टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। अगले ऑप्शन देखते हैं, इट इज ए फीटल डिजीज। यस, इट इज नॉट अ फीटल डिजीज, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। इट प्रोवाइड्स द इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया। यस, ये एक तरीके से ऑप्शन ठीक बन सकता है, बट उसका ये रीजन नहीं है और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता है, बेसिकली उसकी जो स्प्रेडिंग रेट है उसको कम करता है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल फॉर एक्सपेरिमेंट ऑफ लिंकेज। लिंकेज के एक्सपेरिमेंट के लिए इनमें से कौन सा जीनोटाइप सुटेबल है। देखिएगा, लिंकेज का मतलब क्या होता है? लिंकेज का मतलब होता है कि किन्हीं भी दो जीन का साथ साथ रहना, राइट। तो अगर हम देखें कि किन्हीं भी दो जीन का साथ साथ रहने को अगर हम देखा जाए, तो अगर हम देखें इस इंडिविजुअल को, जब A और B एक साथ लिंक्ड हैं और फिर A और B एक साथ लिंक्ड हैं, यहां पर स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल a स्मॉल b लिंक्ड है। तो अगर इन दो जीन के बीच में, जैसा कि हमने बताया कि किसी भी पेरेंट के होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, तो जो लिंकेज है वो नहीं होगा। तो अगर इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर कराया जाए तो कैपिटल B से ही रिप्लेस हो सकता है या इस कैपिटल A से ही रिप्लेस हो सकता है। तो गैमीट्स के अंदर जो जीनोटाइप होगा वो चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर भी क्रॉसिंग ओवर हम कराते हैं तो जो जीनोटाइप होगा वो क्या बनेगा? स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल b। ये वाला b इधर आ जाए या ये वाला b इधर चला जाए तो जीनोटाइप हमारा जो गैमीट होगा वो उसमें चेंज नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। सिमिलरली हम इस ऑप्शन को देखते हैं कि यहां पर भी होमोजाइगस कंडीशन में गिवन है। जब होमोजाइगस कंडीशन है, ये वाला लेते हैं स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल a और कैपिटल B। अगर फिर से हम इन दो जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर कराएं और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो जीनोटाइप बनता है वो क्या बनेगा? वो यही बनता है। कैपिटल B इधर आ जाए या कैपिटल B ये वाला इधर चला जाए तो जीनोटाइप तो वही रहा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज रहेगी। और यहाँ पर फिर से होमोजाइगस कंडीशन है, देखते हैं इसे भी करके, कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल A स्मॉल b। फिर से अगर हम इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर करा दें तो जो जीनोटाइप बनेगा वो कैपिटल A स्मॉल b बनेगा और फिर से कैपिटल A स्मॉल b बनेगा। तो यहाँ पर किसी भी इन तीनों ऑप्शन में, चाहे वो ये है, चाहे वो ये है या ये है, इन तीनों ऑप्शन में जो लिंकेज का एक्सपेरिमेंट है वो ठीक से हम स्टडी नहीं कर सकते। अब लेते हैं हम ऑप्शन बी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। देखिएगा यहाँ पर अगर हम कैपिटल A और स्मॉल a को यहाँ पर लेते हैं, कैपिटल A और इस b को हम यहाँ पर लेते हैं और स्मॉल b को यहाँ पर लेते हैं, और अगर इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो यहाँ पर जो जीनोटाइप बनेगा वो बनेगा कैपिटल A स्मॉल b एंड स्मॉल a कैपिटल B। तो जो पेरेंटल हैं और जिस टाइम पर ये जो गैमीट हैं वो गैमीट्स जब अलग अलग होंगे और एक न्यू गैमीट्स के साथ जो कि यहाँ से आएगा उसके साथ जब कंबाइन करेंगे तो एक रिकॉम्बिनेंट्स हमें देंगे, राइट। इसीलिए जो एक्सपेरिमेंट है वो सुटेबल एक्सपेरिमेंट ऑफ द लिंकेज जो है वो हमारा बी ऑप्शन ही हमें एक्सप्लेन करेगा। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि अ पी प्लांट दैट इज हेट्रोजाइगस फॉर फ्लावर। क्या है ये? हेट्रोजाइगस है फॉर फ्लावर। जीन मेक्स गैमीट। चलिएगा पहले इसके जीनोटाइप ले लेते हैं। पी प्लांट दैट इज हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस है फॉर द फ्लावर, जीन मेक्स गैमीट। फ्लावर के लिए, चलिएगा हम फ्लावर के लिए है तो हम इसको कैपिटल F और स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी पूछी है दैट वन ऑफ इट्स गैमीट कंटेन द रिसेसिव व्हाइट एलील। व्हाइट एलील के लिए पूछा गया है। तो अच्छा, तो ये आई थिंक यहाँ पे रेड होना चाहिए। द करेक्ट वर्ड इज रेड ओवर हियर। सो रेड फ्लावर जीन्स, तो हम इसका जो जीनोटाइप है ये बना लेते हैं कैपिटल R और स्मॉल r। तो हमें पता है कि तो डोमिनेंट जीन है वो क्या है? वो रेड है, और यहाँ पर जो रिसेसिव एलील है वो व्हाइट है, दैट इज द स्मॉल r।
राइट। तो जिस टाइम पर गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ये R चला जाएगा और ये स्मॉल r आ जाएगा। अब इसने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो देखिएगा यहाँ पर अगर ये दोनों साथ साथ थे तो 50% इधर आ गया और 50% इधर आ गया, तो किसी भी गैमेट में ये R स्मॉल r जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है रिसेसिव एलील के बारे में, तो वो कितनी है, वो 50% है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5, consider a gene that has 2 alleles and shows the complete dominance। देखिएगा क्या शो कर रहे हैं, वो complete dominance शो कर रहे हैं, यानी कि वहां पर कोई भी incomplete dominance या co-dominance नहीं है। When two heterozygotes for a gene breed, देखिएगा हम 2 heterozygote को ये ले लेते हैं, कैपिटल A स्मॉल a और कैपिटल A स्मॉल a, राइट। ब्रीड, they have a 25% चांस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ होमोजाइगस रिसेसिव। बिल्कुल सही बात है, यहां से जब गैमेट बनेंगे कैपिटल A स्मॉल a और यहां से जो गैमेट बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल A स्मॉल a, और जिस टाइम पर ये दो गैमेट मिलेंगे तो कैपिटल A, ये दो गैमेट मिलेंगे तो कैपिटल A स्मॉल a, जब ये गैमेट मिलेंगे तो कैपिटल A स्मॉल a, और जब ये दो गैमेट मिलेंगे तो स्मॉल a और स्मॉल a। तो यहां पर इसने कहा है कि दे हैव 25% चांसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ होमोजाइगस रिसेसिव ऑफस्प्रिंग। जी हाँ, ये रिसेसिव ऑफस्प्रिंग्स में यानी कि 1/4 बन रहा है, तो दैट इज 25%। द नेक्स्ट टाइम दे ब्रीड, व्हाट आर द चांसेस दैट दे विल वंस अगेन हैव द होमोजाइगस रिसेसिव प्रोजेनी। अगर इनको हम फिर से ब्रीड कराते हैं और फिर से हम देखेंगे कि ये चांसेस क्या आते हैं, तो वो हमेशा 25% ही आएंगे, राइट। तो द करेक्ट आंसर विल बी 25%। चाहे हम इसको कितनी भी बार ब्रीड करें, जो परसेंटेज है वो हमेशा यही रहेगी। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6, इंडिविजुअल विद पैचेज ऑफ अदर सेक्स इज कॉल्ड। अदर पैचेज यानी कि एक ही ऑर्गेनिजम्स में जब दोनों सेक्स कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, जब अगर किसी एक ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेनिज्म has both male and female characters known as गाई-एंड्रोमॉर्फ। गाई वर्ड जो है दैट इज फॉर द फीमेल, एंड्रो वर्ड फॉर द मेल, एंड मॉर्फ मीन्स स्ट्रक्चर, राइट। तो यहां पर देखिएगा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द गाइन एंड्रोमॉर्फ, राइट। तो ये हमारा यहां पर ठीक हो जाएगा। नाउ वी मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी इज एन ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट। बिल्कुल सही बात है, ये डोमिनेंट ट्रेट है। और सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, ये बात भी बिल्कुल सही है। द सिस्टिक फिब्रोसिस इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर, बिल्कुल ये मेंडेलियन डिसऑर्डर को फॉलो करता है। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोजोम्स कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। अगर दो क्रोमोजोम्स जो कि सेपरेट लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होने के बाद एक इधर जाता है और एक इधर जाता है, अगर ये दोनों ही क्रोमोजोम्स या तो इधर चले गए या इधर चले गए, तो जो भी गैमेट इधर बनेगा उस गैमेट में या तो एक क्रोमोजोम नंबर प्लस में चला जाएगा या एक क्रोमोजोम माइनस में चला जाएगा। और हमें पता है कि जब भी क्रोमोजोम नंबर प्लस या माइनस होता है, जो नॉर्मल नंबर है, तो उसे हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो इसका मतलब जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ये भी हमारा करेक्ट है। अब हमें इसमें से छांटने हैं कि कितने हमारे करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो ठीक हो जाता है, क्योंकि अभी तक के जो भी ऑप्शन हमने पढ़े हैं वो चारों ही ठीक है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8, इन अ मेडिको लीगल केस ऑफ एक्सीडेंटल इंटरचेंज बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज हैं जिनमें कुछ इंटरचेंज हो गया है इन अ हॉस्पिटल के अंदर। द बॉडी ऑफ द ब्लड ग्रुप ए, किसी एक बॉडी इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप क्या है वो ए है, राइट। कुड नॉट बी राइटली गिवन, किसको नहीं देना चाहिए, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पर। कुड नॉट बी राइटली गिवन टू अ कपल, किसको नहीं देना चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है।
इनके जो हस्बैंड है वो ओ ब्लड ग्रुप के हैं और जो वाइफ हैं वो ए बी ब्लड ग्रुप के। चलिएगा पहले इसको करके देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर ये ओ और ओ है और जो वाइफ हैं वो ए और बी है, तो इस पॉसिबिलिटी में जो ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, देखिएगा यहाँ से जो गैमेट बना वो ओ बना, यहाँ से जो गैमेट बने वो ए और बी बने। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाए तो ए ओ और ए ओ बी, इनको ये डेड बॉडी दी जा सकती है क्योंकि यहाँ पर जो इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप है वो ए आता है, राइट। अब लेते हैं हम दूसरा ऑप्शन। हस्बैंड का जो ब्लड है वो ग्रुप है वो ए है और जो वाइफ है उनका ब्लड ग्रुप बी है। तो यहाँ पर अगर पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि बी ओ भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, और यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो ए ओ भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, राइट। तो अगर इस कंडीशन में सॉरी ए और ए भी हो सकता है, तो अगर ये पॉसिबिलिटी है, राइट, इस पॉसिबिलिटी में जब ये पॉसिबिलिटी है तो ए और ओ आने के चांसेस हैं, ए गैमेट फ्रॉम दिस पेरेंट एंड ओ गैमेट फ्रॉम दिस पेरेंट, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। लेकिन अगर जीनोटाइप ये है तो इस कंडीशन में ये डेड बॉडी इनको नहीं दी जा सकती। तो इस ऑप्शन को भी अभी हम यस मान के चलते हैं कि इसको दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती। अब हम मूव करते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। ऑप्शन नंबर सी में हस्बैंड का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है और जो वाइफ का ब्लड ग्रुप है वो ओ है। देखिएगा अगर ये बी है और ये, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो या तो बी और बी हो या बी और ओ हो, दो पॉसिबिलिटी है वहां पे जीनोटाइप की। अगर हम इसको जो क्रॉस कराते हैं, जो वाइफ का ब्लड ग्रुप है वो ओ है क्योंकि यहाँ पर एक ही तरह का जीनोटाइप है, तो किसी भी कंडीशन में ऑफ स्प्रिंग का जो ब्लड ग्रुप है यहाँ पर ए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ से जो गैमेट बना वो बी बना, यहाँ से जो गैमेट बना वो ओ बना। जब ये दो गैमेट फ्यूज हुए तो क्या बना, बी और ओ। अगर यहाँ से गैमेट बनाए तो बी के साथ ओ जा सकता है तो भी ब्लड ग्रुप बी आएगा, ओ के साथ ओ जा सकता है तो ब्लड ग्रुप ओ आएगा। तो किसी भी कंडीशन में ओ ए ब्लड ग्रुप वहां नहीं आता। तो इसलिए इस वाला ये जो डेड बॉडी है, क्योंकि पूछा गया कि किसको नहीं दी जानी चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दीज आर नॉट द लीगल पेरेंट ऑफ दिस डेड बॉडी। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. In question number 9, the Mendel studies which type of inheritance it is. This is the very good question. Mendel study. The Mendel study was the qualitative. ये एक क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस था। जो मेंडल ने था वो क्वालिटी देखी थी, उसके जो कैरेक्टर थे उन्होंने जो सेलेक्ट किए थे वो क्या थी, क्वालिटी थी। क्या क्वालिटी थी आप उसमें देखेंगे कि या तो रेड है या वाइट है। तो ये क्या है, ये क्वालिटी है उसकी, ये क्वांटिटी नहीं है, राइट। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जहां पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है वहां पर क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है या एडिटिव इनहेरिटेंस होता है। ये हमने आपको अपनी जो हमारी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की जो वीडियो है वहां पर ये बताया हुआ है, और वहां ये भी बताया हुआ था कि जो मेंडल्स के जो कैरेक्टर्स थे वो कैसे थे, वो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस थे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. इन क्वेश्चन नंबर 10, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑटोजोमल डोमिनेंट इज एलील इज, किसकी कहा है, डोमिनेंट एलील की कहा है, क्या है, 0.6 है, राइट। तो P इज इक्वल टू, एज वी नो दैट P प्लस Q इज इक्वल टू 1, ये हमारा एलील फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, राइट। एंड यहां पर हमने गिवन है द P इज इक्वल टू 0.6, राइट। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप, और पूछा क्या है, पूछा है Q स्क्वायर, राइट। तो हमें पता है कि जब हम P हमें पता चल गया तो Q को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 0.6, और ये हो जाएगा 0.4। द Q इज इक्वल टू 0.4, एंड जब हम इसको Q को Q स्क्वायर करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 0.4 इज की होल स्क्वायर, एंड द आंसर इज 0.16, राइट। 0.16 आया। अगर हम यहां पर देखें कि Q स्क्वायर हमारा कितना आएगा, सॉरी हमारा P स्क्वायर कितना आएगा, द P स्क्वायर विल बी 0.36, इसको भी हम होल स्क्वायर कर देंगे, राइट। और जो हमारा PQ, यानी कि हमें पता है कि जब हम जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहां पर हमारा ये आ गया P स्क्वायर, ये हो गया हमारा 0.36,
36 प्लस ये भी हमारा आ गया 0.16 और इसको हम अगर सम करें तो 6, 6, 12, 1, 3, 4 दिस इज 0.5 यानी कि जो 2pq आया वो हमारा आ जाएगा 0.48 राइट। यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि रिसेसिव फिनोटाइप का जो नंबर है वो कितना होगा अगर वहाँ पर 10,000 की पॉपुलेशन है। तो बहुत ही सिंपल है कि हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है 0.16, सिंपली इसको 0.16 इंटू 10,000 पे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है कि ये 2 पॉइंट वाली जो जीरो है वो यहाँ पे लग जाएगी, तो इट वुड बी 16 इंटू 100 एंड द आंसर विल बी 1600। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। अगर हमें जानना है कि इसको हमने और डिटेल में कैसे अच्छे से किया है तो हमारी एक हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन की जो वीडियो है उसे जाकर आप चेक करें। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी अंडरस्टैंड कि जो F2 जनरेशन इन मेंडेलियन क्रॉस, क्या पूछा गया है कि F2 जनरेशन इन मेंडेलियन क्रॉस showed that both genotype and phenotype ratio are same, that is 1:1। 1:1 रेशियो किस में आता है? कोडोमिनेंस। बिल्कुल, कोडोमिनेंस में भी अगर हम जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो देखें तो वो बिल्कुल 1:1 आता है। और सेकंड ऑप्शन डाईहाइब्रिड क्रॉस, जी नहीं, डाईहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 आता है। द थर्ड ऑप्शन इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस में जो रेशियो आता है वो 3:1 आता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन इस वाले ऑप्शन से ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि जो 1:1 रेशियो है वो हमेशा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही आएगा। इसीलिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये ज़्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू दी कोडोमिनेंस। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमें पता है कि रेशियो जो है वो 1:1 आता है। अगर किसी को ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस समझ नहीं आता है तो वो हमारी प्रीवियस वीडियो जाकर रिवाइज करें। Now we move to the question number 11. In question number 11, a ratio of 12:3:1 is most characteristic of a cross involving। कितने जीन्स के बीच में ये 12:3:1 का रेशियो आता है? देखिएगा यहाँ पर सिंपल सा जो वे है, हमें पता है कि जो टोटल प्रोजेनी यहाँ पर कितनी है। द टोटल प्रोजेनी आर 16, और जिस टाइम पर 16 प्रोजेनी आती है वो क्या होता है? वो एक डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है, राइट। डाईहाइब्रिड क्रॉस में यानी कि कितने जीन्स इन्वॉल्व हैं? यानी कि यहाँ पर 2 जीन्स इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? हमारा बी बन जाएगा। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। In question number 12, the genotype ratio in the F2 generation of a dihybrid cross। क्या पूछा गया है? जीनोटाइप रेशियो पूछा है, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है कि जब भी हमें ये रेशियो कैलकुलेट करना है और हमारे पास उतना टाइम नहीं है तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम जो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो आता है वो क्या है? दैट इज 1:1। ये जीनोटाइप रेशियो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। 1:1 का 1:1 के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1:1, 1:2, 1:1, the 2:1, 2, 2 is 4, 2 is 2, 1:1 and the 2 and the finally 1 जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखते हैं अब ये किससे मैच करता है। 1:1, ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, ये वाला भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। 1:1 यहाँ पर मैच कर, देखिएगा यहाँ पे कितने 1 हैं? 1, 2, 3, 4। हमारे पास कितने 1 है? 1, 2, 3, 4। 1 ये तो मैच कर रहा है अभी। 2 कितने हैं? 1, 2, 3, 4। हमारे पास 2 कितने हैं? 1, 2, 3, 4। ये मैच कर रहा है। और यहाँ पर 4 कितने दिए हैं? यहाँ पर 1 4 दिया हुआ है, राइट। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। लेकिन अभी इसको भी देखते हैं। यहाँ पर कितने 1 दिए हैं? 1 और 1। यहाँ पर भी दिए 1, 2, 2। कितने 1 कितने? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। और 2 कितने दिए हैं? 1, 2, 3, 4। इतने ही यहाँ पर हैं, 1, 2, 3, 4। और 4 भी यहाँ पर इतने ही है।
तो ये तो दोनों रेशियो ठीक हो सकते हैं, 1:1, 4:1:2, और ये तो दोनों ही रेशियो ठीक हैं, यानी कि दोनों ही रेशियो एक जैसे हैं, राइट। तो आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक एंड इट शुड बी 1:1। तो अगर हमें कभी ऑप्शन में ये वाला मिलता है तो हम इसको टिक कर देते हैं, राइट, जो कि यहाँ पे अभी हमारे किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखेंगे क्या दिया है, द ग्रेन कलर इन व्हीट इज डिटरमाइंड बाई 3 पेयर्स ऑफ द पॉलीजीन। यस, ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो ग्रेन कलर है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करता है। फॉलोइंग द क्रॉस, दैट इज द ट्रिपल जीन AAA BBBC and cross with the lighter one, that is the dark one, it is the lighter one, the F2 generation what proportion of the progeny is likely to resemble either parents, किसी भी पेरेंट से जो रिजेंबलिंग की जो प्रॉपर्टी है वो कितनी होगी। तो देखिएगा जब हम इस क्रॉस को करते हैं, यानी कि ये कैसा है, यानी कि हमने जब ये क्रॉस कराया और F2 जनरेशन में पूछा है तो हमारा जो फर्स्ट इंडिविजुअल होगा F1 जनरेशन का वो क्या होगा, ये होगा, राइट, क्योंकि यहाँ से जो गैमेट बना दैट इज दिस वन, और यहाँ से जो गैमेट बनेगा वो ये बनेगा। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो F1 इंडिविजुअल में हमें ये मिलेगा। जब हम इसको इसके साथ क्रॉस कराते हैं तो F2 जनरेशन में जो पेरेंटल टाइप के आने के चांस होते हैं वो सिर्फ लेस देन 5% होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप याद करें वो रेशियो जो हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आपको बताया था कि एक तो डोमिनेंट साइड एक पेरेंट आता है और एक रिसेसिव साइड में एक पेरेंट आता है जो पेरेंटल टाइप का होता है। बाकी जितने भी बीच में जो आते हैं वो सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं, राइट। और टोटल प्रोजेनी, क्योंकि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो टोटल प्रोजेनी कितने होते हैं, 64। तो अगर आप 64 का 2 इंडिविजुअल का रेशियो निकालें कि 64 में से 2 कितना होगा, सो दैट वुड बी लेस देन 5%। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन नंबर 14 इट इज आस्किंग अ रेशियो ऑफ 9:3:3:1, दैट इज द dihybrid cross ratio independent assortment is modified in complementary genes। क्या पूछा है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का जो रेशियो बन जाएगा वो होगा 9:7, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस टाइम कॉम्प्लीमेंट्री जीन या दूसरा डबल रिसेसिव जीन का जो रेशियो है वो 1 आता है, राइट। और जब डबल रिसेसिव को हम कैलकुलेट करते हैं तो मैंने अपने ट्रिक वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर वहां पर सिंगल रिसेसिव का हम पूछते हैं तो रेशियो आ जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा 9:3:4। लेकिन यहाँ पर क्या है, डबल रिसेसिव है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 बार इसको ऐड करना है। पहले इसको इसमें ऐड करना है और फिर इसको इसमें ऐड करना है। सो 1:3:4, 4:3:7, तो जो रेशियो बन जाएगा वो क्या आ जाएगा, 9:7 यहाँ पर बन जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। Now we move to the question number 15. In question number 15, if 2 parents with blood group AB bond group marry and have sufficiently large number of children, these children would be classified blood group A, AB and B and to the ratio 1:1। बिल्कुल ये possibility है, ये आ सकता है। The modern techniques of protein electrophoresis it reveals presence of both A and B type protein in AB blood group individuals। This is an example। अगर किसी इंडिविजुअल में, देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है कि अगर किसी इंडिविजुअल में जिसमें AB ब्लड ग्रुप होता है और इलेक्ट्रोफोरेसिस करके देखा गया है कि उसमें दोनों प्रोटीन पाई जाती हैं, A भी पाई जाती है और B भी पाई जाती है, और किसी इंडिविजुअल में जब दोनों कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारा कोडोमिनेंस का, राइट। तो कोडोमिनेंस में हमने जब पढ़ाया था तो हमने बताया था कि किस तरीके से इंडिविजुअल में दोनों कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।